हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 तो चैप्टर 4 जो है कृषि एग्रीकल्चर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है, उसके बाद आपको वीडियो देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसको लर्न करने हैं। तो देखते हैं हम कृषि मतलब कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर इस वर्ड को अगर हम तोड़ दें, ठीक है, किसमें टूटेगा, एग्री प्लस कल्चर। तो एग्री का मतलब होता है मृदा मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है फसल उगाना। मतलब ऐसी मृदा जिस पर हम फसल उगाते हैं वो क्या कहलाती है, कृषि। ओके। तो पौधे से उत्पादन मतलब हम प्लांट्स होते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, प्लांट से मिलती है हर चीज। तो पौधे से उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी क्रिया होती है, जब हम किसी प्लांट से कोई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो हमारी क्रियाएं जो होती है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और फिर तृतीयक क्रिया होती है। क्या होता है इन क्रियाओं में, हम ये देखते हैं। जो सबसे पहली क्रिया होती है प्राथमिक, मतलब जो उत्पाद प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम प्राथमिक क्रिया। सबसे पहली क्रिया क्या है, जो हमें प्रकृति से ही मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे पेड़ पौधे हम उगा रहे हैं तो प्राथमिक क्रिया है। कृषि को भी प्राथमिक क्रिया माना गया है, ठीक है। कृषि भी किसमें आती है, प्राथमिक क्रिया के अंदर आती है। फिर हम देखते हैं द्वितीय क्रिया, मतलब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, उनका विनिर्माण किया जाता है। डबल रोटी पकाना, जैसे कपड़ा बुनना। हमने कहा प्राथमिक क्रिया सबसे पहली होती है, जैसे हमने मान लिया कि हमने प्रकृति में क्या हुआ है, पेड़ वगैरह उगे हैं, फसल वगैरह आती है जैसे, ठीक है, घास फूस होती है। सेकंड में क्या हुआ है, हमने उससे ही क्या, उससे यूज़ की चीज़ें बनाई हैं। जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं, कपड़ा जो है कपास से आता है, कपास बनता है तो पेड़ पौधों से बनता है, जाहिर सी बात है। तो सेकंड में ये सब आता है। तृतीयक में क्या आता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक से हमें जो भी प्राप्त हुआ है उसको तृतीयक में यूज़ करना। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे हमने प्राथमिक को द्वितीयक से ले लिया, अब हमने डबल रोटी की हमने मान लिया बहुत सारी बना ली, हम उन्हें उसे मार्केट में सेल करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगी तृतीयक में, कि जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा। तो ये 3 क्रियाएं होती हैं किसमें, अगर हम प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे आ जाता है विश्व की, अगर हम कहें तो 50% जनसंख्या कृषि संलग्न कार्यों में है। और अगर हम भारत की बात करें तो 60 से 70% जनसंख्या कृषि कार्य। जैसे कैसे, जैसे डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग आप कहोगे कि ये तो द्वितीयक वाला काम आ जाएगा, तृतीयक में आ जाएगा। नहीं, डेयरी उद्योग मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है, दूध की बात हो रही है, दूध क्या है, प्राकृतिक है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कुछ जो बात की गई है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कृषि से रिलेटेड है, सेरिकल्चर रेशम से रिलेटेड है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन से, विटीकल्चर द्राक्ष कृषि, कृषि मतलब अंगूरों की खेती होती है विटीकल्चर में, याद आपको रखना है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि। यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, प्री में आता है यहाँ से क्वेश्चन। कृषिगत भूमि की बात करते हैं। कृषिगत भूमि के लिए क्या चाहिए होती है, जो भूमि उपजाऊ हो, जहाँ जलवायु अच्छी हो, स्थला करती मतलब वहाँ की शेप कैसी हो, समतल मैदान हो। समतल मैदान होगा तो पानी आएगा एकदम से, ठीक है, और ढाल वाला होगा तो थोड़ा रुका रहेगा। फिर बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम आपका आता है निवेश, ठीक है ना, प्रक्रम और निर्गम। निवेश में क्या आ जाता है, आपका बीज आ जाते हैं, रसायन, मशीनरी, भंडार आ जाता है। प्रक्रम प्रोसेस, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, आप क्या क्या प्रोसेस कर रहे हो कृषि में, जुताई करते हो, बुआई करते हो, सिंचाई, गुड़ाई और फिर कटाई करते हो। निर्गम इसमें फसल, डेयरी, ऊन, कुक्कुट, मतलब ये सब क्या है, ये तृतीयक क्षेत्र वाले एक तरह से, ठीक है। कृषि के प्रकार की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें निर्वाह कृषि आती है और एक वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में 2 आती है, गहन निर्वाह कृषि होती है और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वाणिज्य कृषि में मिश्रित रोपण कृषि आ जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फैक्ट लिखा है जो आगे है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से लावा निकलता है। लावा की जो चट्टानें होती है वो कौन सी होती है, बेसाल्ट चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टानें जो होती है इनके आसपास की मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। क्यों, क्योंकि वो जल चुकी होती है। जलोढ़ मिट्टी जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मतलब जल रोड पर बह के आता है जब, तो काफ़ी उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। ये आप आगे भी देखोगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कृषि के प्रकार की। पहले हम निर्वाह कृषि देखेंगे और फिर वाणिज्य कृषि हम पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो क्या होती है, जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। वो बड़े पैमाने पे नहीं करता इतने, ठीक है, छोटे पैमाने पे करता है क्योंकि अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें आती है आपकी गहन निर्वाह कृषि, छोटे भूभाग पर होती है। निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यूज होती है, पारिवारिक श्रम की अधिकता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए छोटे क्षेत्र पर ही करता है। उपयुक्त जलवायु चाहिए होती है, इसके लिए उपजाऊ मृदा चाहिए होती है, उन क्षेत्रों में की जाती है कृषि। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाते हैं किसान, क्योंकि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेश में की जाती है।
फिर आ जाता है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में 2 टाइप्स आते हैं। कौन से? स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र जो घने बने होते हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित, और ये भारी वर्षा और तीव्र वनस्पति क्षेत्र है। मतलब अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र क्या है? भारी वर्षा होती है। वहीं पर क्या होता है? स्थानांतरित कृषि होती है। वृक्षों को काटकर, जलाकर, भूखंड को साफ करके राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। मक्का, आलू, कसावा, रतारू, ये सब यहाँ पे फसलें उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता इसमें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। फिर क्या होती है? फिर नए भूखंड पर जाकर हम नई खेती करते हैं। जब इसमें भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो नए भूखंड पर जाकर हम फिर से नई खेती करती है। इस जो स्थानांतरित कृषि है उसको कृतक और ध्यान कृषि भी कहते हैं। अब आ जाता है चलवासी पशुचारण। तो सहारा के अर्धशुष्क शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में, भारत के भाग, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। और इसमें जो पशुचारण वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं निश्चित मार्ग पर। और उनके पशु कौन से होते हैं? पशु जैसे भेड़िया, ऊँट, बकरियाँ। तो ये होती है चलवासी पशुचारण। वाणिज्य कृषि क्या होती है? फसलों का उत्पादन और पशुचारण बाजार में विक्रय करने हेतु होता है। मतलब जो निर्वाह कृषि थी उसमें कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता था। लेकिन वाणिज्य कृषि में क्या होता है कि बाजार में फसल को विक्रय करता है, बेचता है। उच्च स्तर की मशीनरी और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसे बाजार में उसे विक्रय करनी होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि आती है, इसमें मिश्रित कृषि आती है, रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होती है? गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना, ये सब आते हैं। वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाना होता है इसे, मतलब विक्रय करनी होती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान इस कृषि के लिए उपयुक्त है। मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो इसमें भूमि का उपयोग भोजन में चारे की फसल का उत्पादन करना होता है। यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्रचलित है। रोपण कृषि जो है चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल के बागान पर एक दो बार लगा दी जाती है और बाद में कई बार फसल प्राप्त की जाती है। भारत और श्रीलंका के चाय के बागान बहुत फेमस है। कुछ मुख्य फसल की बात एनसीईआरटी में की गई है। चावल, जैसे चावल एक खाद्य फसल है और एक ग्रामीण कुल का पौधा है। विश्व में चावल की खेती के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र जो है भारत का है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब चावल की खेती के सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो चीन में होता है, तो भारत दूसरे नंबर पे है। जलोढ़ मृदा में बढ़ता है ये चावल ज़्यादा, और इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। क्यों उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? क्योंकि वर्षा अधिक होती है इसलिए, और अधिक तापमान चाहिए होता है, आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं क्या एक रबी की फसल है, ग्रामीण कुल का पौधा है। अगर बात करें तो विश्व में गेहूं उत्पादन में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। शीत ऋतु में बोई जाती है, मध्यम ताप और वर्षा चाहिए होती है, कटाई के साथ इसमें तेज धूप चाहिए होती है। मिलेट की बात करते हैं। मिलेट मतलब सभी मोटे अनाज इसमें आते हैं, जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। और भारत में उगाई जाने वाली कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है और भारत में उगाई जाती है। मक्का की बात करें तो उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, कम तापमान मतलब मध्यम तापमान। और जो इसके उत्पादक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, रूस, कनाडा, भारत। बायोडीजल बनाने में उपयोगी होती है। ठीक है। कपास की बात करते हैं तो काली और जलोढ़ मिट्टी में उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 100-200 पाला रहित, मतलब ज़्यादा ठंड ना हो, तेज चमकीली धूप चाहिए होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील मिश्र उत्पादक देश हैं। बात करते हैं पटसन की। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। जलोढ़ मृदा में उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। कॉफी तो गर्म और आर्द्र जलवायु, दोमट मृदा चाहिए होती है। फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल चाहिए होता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में, याद रखना है। कहवा के पौधे के बीज से कॉफी बनाई जाती है, मतलब खेती तो कहवा के पौधे की होती है, उससे जो बीज निकलते हैं उससे कॉफी बनाई जाती है। चाय की बात करते हैं तो बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। ठंडी जलवायु, उच्च वर्षा चाहिए होती है, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। जो चाय के पत्ते होते हैं उनको चुनने के लिए अधिक श्रमिक चाहिए होते हैं। बात करते हैं कृषि का विकास। तो बढ़ती जो जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी मांगे भी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रयास है कि कृषि का मशीनीकरण, मतलब नई नई मशीन आ रही है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके कि ज़्यादा क्षेत्र बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा दो। बोई जाने वाली फसल की संख्या बढ़ा के कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगानी चाहिए। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाकर, उर्वरक व उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, जिससे जल्दी फसल आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से कृषि का विकास किया जा रहा है। ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है इस चैप्टर में, क्योंकि आपको फसल के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी फसल का क्या यूज़ है और कहाँ से क्या होता है। ठीक है। अगर आपको ये एनसीईआरटी के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर ही पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है।
और आपको ये एनसीईआरटी के नोट्स जो है रन करते रहने और रिवाइज भी करते रहने हैं। एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ के रखनी नहीं है, उसे रिवाइज करते रहना है, ठीक है, कि वरना आपके दिमाग से निकल जाएगा क्या चीज़ कहाँ पर है। और स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ते हो ना, या आप नोट्स पढ़ रहे हो कोई भी, तो उसके साथ आपको एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स करके मुझे बताने हैं।